नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑन बिहाफ ऑफ आईएएस बाय द आईएएस दैट इज प्रीसा आईएएस। और कल जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन का ट्रेंड हम देख रहे थे, वो भी यूपीएससी की तरफ बढ़ रहा है। उसमें 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जो हर बच्चे से मुश्किल है सॉल्व करना। और आप हमारी क्लास जब ज्वाइन करते हैं तो हम उसी 10-20% टफ क्वेश्चन को देखते हैं, उसी पे आपकी जो है तैयारी फोकस करते हैं। तो मैं ये बताया आपने रील के माध्यम से कि हमारे 4 महीने में जो पढ़ाई हमारे यहाँ आपने किया उसमें से 150 में से 53 क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, 1/3 क्वेश्चन आए हैं, जबकि पढ़ाई करते हुए 4 महीना हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो अब आप सोचें कि पूरा कोर्स कंप्लीट करने में ये फिगर जो है यूपी पीसीएस के लिहाज से 100 क्रॉस करेगी, ये मेरा दावा है। 100 मतलब 2/3, और यूपीएससी आईएएस में 1/3। उससे ज़्यादा का हम जो है वो नहीं, चैलेंज नहीं स्वीकार कर सकते। मुझे पता है 1/3 तक तो ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। और स्टेट में 2/3 प्रीलिमिनरी की बात हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, तैयारी का क्रम ऐसा होना चाहिए जो कोचिंग के द्वारा आम पढ़ाई जो स्कूल कॉलेज में हो रही है उससे काम कोचिंग का नहीं चलेगा, ना कोचिंग का ना आपका। तो आपका भला कितना होगा, कोचिंग को बहुत ज़्यादा उससे लेना देना नहीं रहता, वो तो बिजनेस बना दिया है। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन इसमें से बताना चाह रहा हूँ। जो टर्म यूज किया है वो टर्म भी बच्चे नहीं सुने होंगे, क्या टीचर ही नहीं सुना होगा तो क्या बताए। इन सीटू, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है ये, समझ रहे हैं, XC2। ये मैं अपने क्लास में रील इस पे बनाया था, और रील अभी भी दिख रही है। इन सीटू का मतलब होता है कि कोई भी कार्यकलाप को करना है तो सारा एक्टिविटीज उसी जगह पे करना, ठीक है ना। अगर आपको एक कमरा बनाना है तो लकड़ी काटने से लेकर के और उसको फ्रेम करने से लेके ठोकने से लेके वो सारा गतिविधियां वहीं होगी। पुल बनाना है तो पूरा स्ट्रक्चर की कास्टिंग फास्टिंग जो भी है वहीं होगी। कहाँ? जहाँ साइट है, साइट SITE, नॉट साइड। तो उसी साइट पे होगी, तो उसको बोलते हैं इन सीटू। और XC2 जो होता है मतलब जस्ट उल्टा, कि आपने कहीं से जो है फ्रेम बनवा लिया, कहीं से बाहर से आपने जो है खिड़की ले लिया, कहीं से ग्रिल बनवा के ले आए और यहाँ असेंबल कर दिया, ये हो गया XC2। तो ये टर्म क्यों आया एग्जाम में? क्योंकि ये टर्म कोविड में थोड़ा प्रचलित में था। अब आपको मालूम नहीं होगा कोविड में इसका क्या प्रचलन था। कोविड में ये था कि जब कोई मकान या कुछ स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है तो जो भी लेबर है या जो भी एसोसिएटेड काम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, कोविड में आना जाना मुश्किल हो गया था। तो ये हुआ कि जहाँ लेबर है वहीं पे उसको रहने खाने पीने मटेरियल मशीन सब दे दो, वही अपना कन्फाइंड रह के अपना काम करेगा, ठीक है ना। रोज आने जाने का कोविड में झंझट भी बचेगा और अपनी प्रोडक्टिविटी भी बनेगी। तो उसी समय ये शब्द हुआ था कि इन सीटू कंस्ट्रक्शन, इन सीटू एक्टिविटीज की जाए। क्लियर है? हवा में नहीं था, कहीं ना कहीं रेफरेंस में आया था, लेकिन दुनिया बड़ी कहाँ कहाँ पकड़ पाइएगा। तो वो तो किसी के द्वारा बता दिया गया हो कि भाई देखो ये चर्चा में आया था। इन दैट सिचुएशन आप जो है तो इसमें जो है आप समझ गए कि क्या है इन सीटू और XC2। तो बोलो क्या बोल रहे थे, कौन सा क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन हम भेजे हैं ना, उस पे उसी को पढ़ लो ना भाई। लाओ हम अपना मोबाइल। हाँ, भारत में निर्वाचन, हाँ हाँ, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस वाला क्वेश्चन है।
यही ना, यूपीपीसीएस में आया था कल क्वेश्चन, वही है ना? हाँ ठीक है। के संदर्भ में इन में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के रूप में सरकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के रूप में जिस दिन वो हटेगा उस दिन जो काम किया वो मान्य नहीं होगा, यही ना? हाँ, तो अगर सर्व हो गया होगा पहले, उनके काम करने से पहले, तो ठीक है, नहीं तो वो डेट जो है टाइम बड़ा मिसमैच होता है। तो जिस दिन उनको हटाना है उस दिन जो काम किए होंगे वो पूरा खत्म, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो पहला स्टेटमेंट था कि उपराष्ट्रपति को हटाने के, हाँ, पूर्व काम जो है उपराष्ट्रपति नहीं, मजे की बात देखिए, ये हर ब्यूरोक्रेट पे भी सिमिलर लागू है रूल। अगर कोई डीएम आज हटा दिया गया तो उसका मतलब ये नहीं कि पीछे के जो काम में डिसीजन लिया होगा वो समाप्त हो जाएगा, वो वैलिड रहेगा। लेकिन जिस दिन अगर उसने वो किया, क्या बोलते हैं, रिजाइन या जो भी कुछ, तो उस दिन का काम जो है काउंट नहीं होता। इसीलिए बीपीएससी के चेयरमैन को रात में 23:58 पर रिमूव किया गया था एक बार, इसलिए कि उस दिन उन्होंने बहुत सारे घपले, होता है ना, जिस दिन आदमी की विदाई हो रही है कि हमको आज चार्ज देना है, तो पुराने काम सब निपटाने लगता है। आप समझ रहे हैं, चाहे डीएम हो, चाहे बाबू हो, चाहे कोई हो। तो इसलिए उस दिन का काम हमको नल एंड वाइड मान लिया जाता है, क्योंकि वो तो उस दिन आप कुर्सी से हट ही गए। अब टाइम का फर्क है और आपको मालूम है कि हटना है शाम तक, ये जब भी चिट्ठी रास्ते में आ रही है। तो ये क्वेश्चन हमने जो समझ गए ना, ऑप्शन अब जो उसमें जो दिया है देख लो, मैंने हमने केवल हाँ, तो केवल एक, दूसरा तो सही है ही नहीं। तो वो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है। और यूपीपीसीएस में जो पॉलिटी के क्वेश्चन है थोड़े ट्विस्टेड हैं, 3-4 क्वेश्चन। अगला बोलो जो हमने वो भेजा था, क्या बोलते हैं, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लो, या इस पे डालने से जल्दी मिलेगा नहीं, है ना? इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड वाला जो मुझे स्टेटमेंट 90% है कि वो मान्य नहीं होता है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन दिया हो कहीं, तो इसीलिए उसको दोबारा चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है? वो जो कल क्वेश्चन हम भेजे थे उसको देखो। हाँ, ये एकदम करंट टॉपिक है यूपीएससी टाइप का। क्या है ये मैथी? मणिपुर की आदिवासी जनजाति है मैती, ठीक है? विवाद क्या है वहां पे? मैती, नाम भी बड़ा, MEITEI, मैती, MEITEI। हाँ, तो ये कहाँ की जनजाति है? ये तो क्लियर हो गया कि ये ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है ना? कहाँ की ये भी मालूम चल गया, मणिपुर की है। विवाद क्यों है? क्योंकि ये लोग 2012-13 में अपने आप को जनजाति के श्रेणी में लाने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किए थे, जिसका निस्तारण 10 साल बाद हुआ। 10 साल बाद हुआ, और उसमें हाई कोर्ट ने सरकार को बोला कि आप इनको SC/ST लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें। यह विवाद का कारण, ठीक है ना? तो जब उन्होंने ऐसा निर्णय दिया तो बाकी जो 2 ग्रुप हैं, मैती की पॉपुलेशन 65% है, ठीक है? तो मैती की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और 35% में कौन है? कुकी जनजाति है और नागा। झगड़े की जड़ क्या है कि ये जो मैती लोग जो है ओबीसी और उसमें है, SC में कुछ है, कुछ ओबीसी में, ST में नहीं है। तो ये लोगों के पक्ष में जब आया कि अब प्रपोजल ST के लिए भेजना है, तो इनको बुरा लगा, बोला ये तो पहले ही मेजोरिटी में है, और ST में आ जाएंगे तो हम लोग के लिए और परेशानी खड़ा कर देंगे। तो ये दोनों कुकी और नागा मिलकर विरोध करने लगे कि हम जो है आपको ST में नहीं जाने देंगे, उस लिस्ट में ऑलरेडी हम लोग हैं, हमें रहने दीजिए, हम संख्या में कम है। क्लियर है? इसके बाद क्या हुआ कि दूसरे समुदाय जो है कुकी और नागा ने जो है उपद्रव करना शुरू कर दिया,
ठीक है, कि कुकी पहले ही ताकतवर है, हम इसका विरोध करते हैं, उसी विरोध में ये सब बवाल हुआ। ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट यहाँ है और कुछ नहीं, बाकी तो सब पुराने चले आ रहे हैं जिसको जो है, उसमें तमाम लोगों की डेथ हो गई दुर्भाग्य से, कुछ IRS अफसरों का भी घर में से खींच के ला के भारतीय राजस्व सेवा। तो विवाद पता चल गया, झगड़े की जड़ पता चल गया, मैती कौन है, कुकी नागा कौन है, क्लियर है। अब आगे आगे चलिए। तो अगर ये सरकार ने कहा कि प्रपोजल जो है भेजो, किस चीज का प्रपोजल, इनको प्रपोजल फॉर इंक्लूजन इन ST लिस्ट, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट। अब इसकी प्रक्रिया समझ लो, ये बड़ा आता है क्वेश्चन। कैसे, अब हाई कोर्ट ने कह दिया तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि रातों रात साइन कर देंगे गवर्नर साहब, अच्छा मेथी कल से ST, ऐसे नहीं होता ना। ये प्रोसेस ठीक से समझ लेना, जीवन भर काम आएगा एग्जाम में। तो इसका प्रोसेस ये है कि सरकार जो है, कौन सरकार, मणिपुर गवर्नमेंट क्या करेगी, एक प्रपोजल राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति को भेजेगी। ठीक है, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, ये है क्या नाम है, भारत के महापंजीयक, इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महापंजीयक, और अंग्रेजी में रजिस्ट्रार, ऐसे ही कुछ नाम है, बहरहाल हिंदी सही है, महापंजीयक। ये जनगणना के जो डाटा वाटा होता है सब इन्हीं के पास होता है। तो भारत के महापंजीयक को भेजेगा मणिपुर, और साथ में किसको भेजेगा, साथ में किसको भेजेगा, जो शेड्यूल ट्राइब मिनिस्ट्री है भारत सरकार का, ST मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो मणिपुर ने ये प्रपोजल बनाया, उसकी एक कॉपी पंजीयक महापंजीयक को, दूसरी कॉपी शेड्यूल ट्राइब मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब ये दोनों क्या करेंगे, जो भी निर्णय इस पे लेंगे, ठीक है, गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई, तो जो भी निर्णय ये लेंगे तो वो जो है चला जाएगा किसको, नेशनल कमीशन फॉर ST, SC ST तो अलग अलग कर दिया है ना, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, पहले एक ही था, अब SC ST अलग कर दिया है। और ये सेम प्रोसीजर मोरलेस OBC और SC में भी ऐसा ही है। बौद्ध धर्म, सॉरी क्रिश्चियनिटी में रहने वाले लोगों ने मांग किया था कि मुझे भी SC का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम पहले SC थे। तो जब वो प्रस्ताव गया तो महापंजीयक और मिनिस्ट्री जो भी कंसर्न है उसने मना कर दिया, कह रहे नहीं, फिर खत्म हो गया भाई। वो उन्होंने कहा कि तुम लोग तो पहले ही छुआछूत के डर से उसमें चले गए जहाँ जाति व्यवस्था है नहीं, तब क्या है कि अनुसूचित जाति है, दलित जाति। बात तो लॉजिकल है। तो इसके बाद कहाँ जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और अगर ये भी एक्सेप्ट कर लेता है तो चला जाएगा संसद, उसमें संशोधन होगा और उसका नाम जो है उस लिस्ट में शामिल होगा, भारत के राजपत्र में वो छपेगा, गजट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, कार्यपालिका के पास चला जाएगा, जो भी कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो व्यवहारिक रूप से जो मंत्रालय डील करता है उसके पास चला जाएगा। तो ये प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रोसेस आता है कई बार कि कैसे जुड़ेगा। अगर आपके बिहार की कोई जाति को OBC में जाना है तो प्रक्रिया मोरलेस सेम है, बस उसमें बदल जाएगा, नेशनल कमीशन ऑफ SC ST हो जाएगा। यहाँ पे ये तो कॉमन रहेगा सबके लिए, ये बदल जाएगा। अगला क्या है, इंदा, हाँ तो वो हो गया, वही था।
challenges from the state. फिर आ गया मूल अधिकार, देख रहे हो, ये हर जगह घुसेगा, जान नहीं छोड़ता ये। इसलिए मैं बार बार चिल्लाता रहता हूँ कि पानी की तरह रट लीजिए ये 12 से 35 तक, है ना, रट लीजिए एकदम 12 से 35, अब प्रियम बोले रट लेना चाहिए, बाकी चीज़ें तो चल जाएगी, ये रटने के बिना चलेगी नहीं। तो क्या कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि 25 में क्लियर है प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेंडा, प्रोपगेशन, 26 में वो स्कूल कॉलेज बना सकता है अपने धर्म का, 27 में क्या है? हाँ कोई भी मंदिर में मतलब हाँ ठीक है, गुड, मुझे खुशी है कि आपको क्लियर है। तो 27 तो नहीं आता जनरली, 26 थोड़ा बहुत आता है, क्यों, और ये पूरा आता है फुल, समझ गए ना। ये सबसे खतरनाक कौन है? ये 25। क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये जो है आपके 3 चीज़ों को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। वो 3 चीज़ें आपको बता चुके हैं कई बार, रटते रहिए। प्रोफेस, ठीक है ना, प्रैक्टिस और क्या लिखना था, प्रैक्टिस, PIC, ठीक है, और प्रोपगेट। ये 3 चीजें आपको तंग करेगी, प्रोपगेट। तो आप तीनों कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस है ना, यहाँ कंडीशन हम बता चुके हैं। क्या कंडीशन है? कि आप किसी को बहलाए फुसला के जो है अपने धर्म में नहीं परिवर्तित करेंगे, किसी को दबाव या गिफ्ट या सोना चांदी दे के नहीं करेंगे, आप किसी के साथ शादी ब्याह इस शर्त पे नहीं करेंगे कि ये तुम हमारे धर्म में आ जाना, ठीक है। और वो जो पिक्चर एक बनी है केरला, कर्नाटक क्या है, केरला स्टोरी, उसमें एक लड़की चिल्ला रही है, मैंने ट्रेलर में देखा, वो बोल रही है कि तुमको अल्लाह विल टेक केयर ऑल योर प्रॉब्लम्स, तुम्हारे दुख दर्द का सारा निवारण अल्लाह करेंगे। वो बोल रही है वाई ओनली अल्लाह, भाई कोई भगवान कर देगा, तुम्हारा अल्लाह ही के उसमें है। तो वो सही बोल रही है ना। कौन? जो अपोज कर रही है, और जो ये उसको समझा रही है कि डोंट वरी, अल्लाह विल टेक केयर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते। तो पता नहीं सेंसर बोर्ड ने उस लाइन को क्यों नहीं हटवाया, क्योंकि हर आदमी संविधान तो पढ़ा नहीं है, और आपकी तरह टॉप 3% में भी नहीं है। आम जनमानस क्या सोचेगा कि वो सही है? यही ना सोचेगा भाई। और जब कोई ज्ञान नहीं है तो वो सबसे बढ़िया आधार है सही होने का, क्यों? और यही देख के बच्चे भी सीखेंगे जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, फिर कहेंगे साहब वो तो सेंसर बोर्ड ने पास किया था, वो कैसे गलत हो सकता है? उसका एक एक स्टेटमेंट चेक होता है, पता है आपको, एक एक स्टेटमेंट उसका चेक होता है। हमने एक बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO के लिए अप्लाई किया था, ठीक है ना, 4-5 साल पहले। जो CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है ना, उसका काम ही यही है कि क्या उसमें चेंज करना है, क्या पास करना है, क्या फेल करना है, फिर मार्केट में A सर्टिफिकेट, U सर्टिफिकेट और जो भी सर्टिफिकेट देगा उसके तहत वो मार्केट में आएगी। तो आप बताइए कि वो सेंटेंस गलत है ना। आप दूसरे पक्ष को कैसे समझा रहे हैं कि अल्लाह विल टेक केयर ऑल योर, तो वो बोल रही है भाई ओनली अल्लाह विल टेक केयर। कोई भी कर सकता है, भगवान तो भगवान है भाई। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO आप बनेंगे तो आपको अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सोनाली बेंद्रे, सब लोग आपसे मिलने आएंगे, उनको फिल्म निकलवाना है अपनी। बढ़िया धांसू पोस्ट है वो। इस समय एक दूसरा अधिकारी है हमारा सीनियर हमसे 3 साल के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब विरोधाभास क्या है इसमें कि प्रोफेस प्रैक्टिस पे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन बिना किसी द्वेष के आप जो है ये चीज़ें करेंगे, ठीक है ना। नहाइए धोइए, पूरा धर्म में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जिसका भी या वालेकुम जो भी है आप पढ़िए। लेकिन आपको ये लगता है कि कुछ
9 स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जिन्होंने कन्वर्जन ऑफ रिलीजन को बैन कर दिया। अब आप देखिए, कंट्राडिक्टरी शुरू हो गई। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? ये सब करना है, जिसको जिस धर्म में जाना है जाए। आज आप हिंदू हैं, कल को मुस्लिम बन जाइए, फिर 2-4 साल 5-10 साल बाद शादी वादी करके निपटा के फिर आप जैन बन जाइए। ठीक है ना? फिर जैन बनने के बाद फिर जो है आप उसको भी छोड़ के बुद्धिस्ट बन जाइए। यानी पूरे जीवन काल में आप जो है तमाम धर्म के ऊपर जो है, उसके लिए मनाही नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई पिछले साल तुम जैन बने तब आ गए बौद्ध बनने। राइट है 25 के तहत भाई, 25 के तहत आपको राइट है ना कि जो भी धर्म मानूं, प्रैक्टिस करूं। आज हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, कल कुछ और कुरान बाइबल पढ़ूंगा। ये है ना? तो आपको लगता है कि 9 स्टेट जो इंडिया के हैं जिन्होंने कहा कि नो, खबरदार, कोई जो है कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन नहीं करने दूंगा। ठीक है? अब क्या होगा? अब तो वो भी एब्सोल्यूट नहीं रहा, क्योंकि 9 स्टेट ने तो आपके अरमानों पे पानी फेर दिया। बोला हमारे यहाँ रहोगे तो धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे। लेकिन उसने एक लूप होल छोड़ा है कि धर्म परिवर्तन कर लेना, लेकिन इसमें से कोई दबाव, तनाव, अंड आया तब क्रिमिनल केस करूंगा, है ना, कि तुमने इनको बहला फुसला के करवाया था। ठीक है ना? तो धर्म परिवर्तन पे मनाही है, लेकिन अच्छे सद्भाव से, अच्छी मनसा से, अच्छे विचार से अगर धर्म परिवर्तन आपने किया तो मनाही नहीं है। तो धर्म परिवर्तन जो मनाही है, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। ठीक है ना? इंग्लिश में कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, जिसको हिंदी में धर्म परिवर्तन। तो उसने कह दिया कि हमारे यहाँ मनाही जरूर है, लेकिन अगर ये पता चला कि तुमने जो है ये सब कुछ किया है तो जिसने करवाया वो फंस जाएगा, और जिसने किया वो नहीं फंसेगा, क्यों? कहेगा हम तो स्वेच्छा से किए हैं। तो ये जो धर्म परिवर्तन का कानून है स्टेट का, वो इसके विरोध में तो है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन है। ठीक है? ओके, कोई दिक्कत? अब अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि आर्टिकल 25 में धर्म की जो स्वतंत्रता है उस पर कुछ राज्यों द्वारा मनाही किया गया है कानून बना के, तो ऐसी स्थिति में क्या अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार नल एंड वाइड, शून्य नहीं घोषित हो, शून्य नहीं हो गया? ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप डीप में नहीं गए हो तो कहिएगा यस, शून्य है कि नहीं? ये विरोधाभास है। एक तरफ आपने फिर ये भी लिखिएगा कि अनुच्छेद 25 एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से ले लिया, ये भी कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का भाव और आंसर का भाव ये नहीं है। तो मैं वहां ले जाके आपको छोड़ दिया जहां से आपको क्लियरिटी और नई ऊर्जा मिलेगी। आपको आंसर कंप्लीट मिल गया ना? मनाही है, ठीक है, एक हाथ से दिया एक हाथ से लिया, ये भी कह लो, लेकिन संपूर्णता नहीं लिया, 50% ले लिया। किसी चीज को करने के लिए नियम बनाना पड़ता है कि आप ये काम करेंगे, ठीक है? उससे ज्यादा आसान है ये बनाना कि आप ये काम नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज वेरी टफ टू से दैट कि व्हाट एक्टिविटीज and what duty you will perform. So that duty list is this. हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये लिस्ट तो बढ़ती चली जाएगी ना कि आप क्या क्या करेंगे। इट इज बेटर कि आप क्या नहीं करेंगे। क्लियर है? क्या नहीं करेंगे, जिसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट।
सरकार के कार्यालयों में ये सब चीज़ें यूज होती है कि व्हाट इज नेगेटिव लिस्ट ऑफ पावर, व्हाट इज नेगेटिव लिस्ट ऑफ पावर या अथॉरिटी। तो आप क्या नहीं करेंगे ये बताना ज़्यादा बेटर है कि आप ये 10 काम नहीं करेंगे, इसके अलावा सब करिए, तो वो ज़्यादा बेटर है ना। उसी तरीके से वो एक्ट है धर्म परिवर्तन का विरोध या मनाही, रिस्ट्रेन, रोकना, कि आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे मीन्स कि जब आप करने चलेंगे तो उसमें जो छुपा हुआ इम्प्लीकेशन है, अंतर्निहित रहस्य है, उसको ध्यान में रखेंगे, पॉजिटिव। और वो ये कह देता घुमा के कि अगर आपने किया तो हम समीक्षा करेंगे कि आपने किस आधार पे किया, तो वो ज़्यादा टफ है, ये ज़्यादा आसान है। तो कुछ सरकारों ने यही कहा कि भाई हम देखो प्राइमा फेसी नहीं मिलेगा तुमको, जाओ। आप कहेगा मौलिक अधिकार है, ये है वो, तो कहेगा उसमें लिखा तो है कानूनवा में कि आराम से पहले दफ़ा नहीं होगी, लेकिन अगर बहुत आपको ईचिंग हो रही है, बहुत प्रॉब्लम है, आपको मरे जा रहे हैं, बहुत ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि आप करने आ गए, तो वो आपको रिस्ट्रेन करेगी। पहले क्या था, सीधा जाइए कर लीजिए धर्म परिवर्तन, उसके बाद न ढूंढाई होगी कि लव जिहाद में गई थी लड़की, या आप जो है LGBTQ में चले गए थे, किस में जाके आपने धर्म परिवर्तन किया, ये तो बाद में होगा, पहले तो धर्म परिवर्तन हो जाएगा। तो कानून बना के मना करने से ये पॉजिटिव संकेत चला गया समाज में, और इस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रतिबंध लग गया। जहाँ कानून नहीं है वहाँ तो आपको मना ही है ही नहीं, तो आप फट से गए कर लिए, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि क्या दबाव में किए थे क्या, जब तक कि वो लड़की या लड़का ना बोले, तो वहाँ तो फट से हो जाएगा। उसके बाद में समीक्षा होगी, है ना, जहाँ पे कानून नहीं है। और जहाँ पे है वहाँ जाइएगा, कहेगा धर्म परिवर्तन करना है, हो हमारे यहाँ मनाही है, लेकिन चलो क्या है, तो मैटर को वही समझ लेगा। जैसे किसी पक्ष ने कह दिया कि ये हमको चॉकलेट खिलाए थे, रोज रोज कहते हैं हमारे साथ रहो, तो तुरंत जो है आप हो जाइएगा अंदर, और जो दूसरा पक्ष है वो हो जाएगा बाहर। तो ये आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये आर्टिकल 25 ही मेन है, इसकी लिमिटेशंस क्या है ये मैंने बताने का प्रयास किया उस संदर्भ में जहाँ पे 9 राज्य जो है भारत के कन्वर्जन का, रिलीजन कन्वर्जन का कानून बना के उसको प्राइमा फेसाई मना करते हैं। आप जाइएगा तो करेगा, लेकिन वो सब कंडीशंस पूछेगा। क्लियर है? आगे अगला सवाल क्या है? एक और था मुझे ध्यान में, एक दो ही है, चलो 2 है तो अच्छी बात है। एक सेकंड में मैती हो गया, एथनिक ग्रुप इन द लिस्ट ऑफ रिजर्वेशन हो गया, और आर्टिकल भी हो गया, खेल खत्म, इन सीटू भी हो गया। चलिए इसको यहीं पे विराम दे दीजिए, फिर नेक्स्ट